नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी तो हमें मिली, लेकिन आज़ादी के साथ साथ सबसे बड़ी विडंबना ये भी थी कि इसके साथ बंटवारे का दंश भी मिला। बंटवारे की जो विभीषिका थी, उसका सबसे ज़्यादा असर औरतों और बच्चों पर पड़ा। उस बंटवारे का दंश आज भी कई परिवार दोनों तरफ झेल रहे हैं। आखिर कैसा था वो बंटवारा जिसने अचानक से सामाजिक सौहार्द, शांति, सद्भावना को एक ही पल में छिन्न भिन्न कर दिया था। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साकिब सलीम, जो कि जाने माने इतिहासकार हैं। रेशमा रहमान जी हैं हमारे साथ, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD हैं और महिलाओं से संबंधित विषयों पर ख़ास तौर से इनका काफ़ी काम है। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जी। जैसे कि हमने शुरुआत की कि आज़ादी तो हमें मिली और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ हर बार कुछ परिवारों में एक दर्द जो है, जो टीस है, वो हमेशा रहती है, क्योंकि वो स्मृतियाँ जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं उस वक्त की। और ख़ास तौर से जिस तरह की हिंसा भी महिलाओं को झेलनी पड़ी थी, इस पर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस टॉपिक पर बात भी कर रहे हैं। आमतौर पर जब बात होती है विभाजन की, पहले तो आज़ादी की बात होती है, उसमें विभाजन की बात ज़रा कम होती है। अगर हम लिटरेचर भी उठाएं तो कुछ ख़ास लिटरेचर आपको भले ही मिले, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है जितना कि वायलेंस था। बहुत लोग मरे। और हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, वो एक सवाल करते थे, बहुत अच्छा सवाल होता था कि 1940 की दहाई में, यानी कि दशक में, सबसे ज़्यादा लोग इंसानों ने कहाँ पर मारे और बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़ क्या थी। तो एकदम से पहला जवाब आता था कि जर्मनी में हिटलर ने ज्यूज़ को मारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, और फिर लोग चुप हो जाते हैं। वो ये कहते थे कि आप हिंदुस्तान के हैं, आप दो चीज़ें भूल जाते हैं कि एक तो सन 43 में बंगाल में एक सूखा डाला था अंग्रेज़ों ने खुद, उसमें जो लोग मरे हैं वो लगभग इतने ही हैं जितने पिछले दो में आप हमें बता रहे हैं। और फिर भारत का विभाजन, इसमें भी उतने ही लोग मरे हैं, और जितने मरे उससे ज़्यादा डिस्प्लेस हुए। अब डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब इसकी बात हो भी जाती है तो औरतों की बात नहीं होती है, महिलाओं की बात नहीं होती है। लोग ये भूल जाते हैं कि महिलाओं के साथ क्या हुआ। महिलाओं को एक प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल किया गया। अगर हम देखें तो उससे पिछले के जो हम दंगों का इतिहास, भारत में दंगों का इतिहास 1890 के आसपास से शुरू हो गया था, कि उसमें आमतौर पर औरतों पर जुल्म नहीं होता है अलग से, जिसे क्राइम अगेंस्ट विमेन कहते हैं। लेकिन सन 47 एक ऐसा मौका था जहाँ पे औरतों को किडनैप किया गया, औरतों का रेप किया गया, औरतों को मारने के बजाय एक तरीके से उनकी ख़रीद फ़रोख्त तक हुई। ये सारी चीज़ें हुई। कम से कम अलग अलग अकाउंट्स हैं, 50,000 कुछ कहते हैं, कुछ अकाउंट 75,000 कहते हैं, कुछ अकाउंट 1 लाख कहते हैं। इतनी औरतें किडनैप हुई और रेप हुई। जो मरी उनकी बात अलग है, लेकिन उन्हें किडनैप किया गया, उनके साथ रेप हुए, उन्हें ख़रीदा बेचा गया। और इस सब के बीच सिर्फ ये नहीं है, जब आप रेप कह देते हैं तो बहुत सी बार एक अलग पिक्चर दिमाग में आती है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि आप जब पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको पता चलेगा, जैसे रामानंद सागर साहब ने भी अपने नॉवल में इसका जिक्र किया, और वो उनकी सच्ची बातों पर ही था कि किस तरीके से औरतों के जो ब्रेस्ट्स थे उन पर चाकू से लोग अपना नाम गोद दिया करते थे कि अब हमारी प्रॉपर्टी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान लिख दिया जाया करता था चाकुओं से, ठीक है, जिंदा औरतों के, ताकि वो अब वापस अपने घर ना जा सके। तो और किस तरीके से औरतों को जब बाद में 1947 के बाद दोनों मुल्कों ने ये भी तय किया कि चलिए अब औरतों को रिकवर करके, रिकवरी एक्ट बन आया था कि वापस उनके घर भेजा जाए, तो लोगों ने उन्हें किस तरीके से पूरे पूरे गांव ने मिलकर उन औरतों को छुपा छुपा कर बचा, मतलब एक तरीके से कैप्चर्ड जो प्रॉपर्टी है उसे बचाया। तो ये काफ़ी अजीब बात है कि इसकी बात हम उतना करते नहीं हैं। हम बात सिर्फ
एक विडंबना होती है कि हम इंसानी जान की फिक्र कम करते हैं, पैसे की ज़्यादा करते हैं। जब आप बात करेंगे कभी भी विभाजन की, तो आप देखेंगे आमतौर पर जो बात होती है वो ये होती है कि इतने घर उजड़ गए, इतने घर छोड़ दिए गए। हम ये नंबर्स की बात नहीं करते कि कितने लोग मरे, कितनी औरतों का रेप हुआ। और औरत पर रेप होने का जो असर होता है उसके बाद वो एक दिन का नहीं होता है, वो बहुत लंबा एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या हुआ, जब रिकवर हुई उन औरतों के साथ क्या हुआ, जो रिकवर नहीं हो सकी उनका क्या हुआ, तो इन सब पर आमतौर पर बात नहीं होती है और होनी चाहिए। आपने बात शुरू की है, ज़रूरी चीज़ थी जी। रेशमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो यादें ताज़ा होती हैं जो अनुभव लोगों के रहे हैं, जो तकलीफ़ जो है वो झेली है। हर तरह की तकलीफ़ थी, वो लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा, आर्थिक क्षति हुई, साथ ही साथ ये जो एक मानवीय क्षति और औरतों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, वो तो जिसने वाकई इस चीज़ को झेला है वही जान सकता है। ऐसे बहुत से परिवार हैं जो आज भी हैं, दिल्ली में भी हैं। मैं खुद कई परिवारों से मिली हुई हूँ जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने तो खुद अपने घर की बहनों को, जब उनके साथ ऐसा हो गया तो वो उन्होंने, कुछ लोगों ने तो खुद मार भी दिया। तो कहने में शायद बुरा लगता है, लेकिन सच है ये बहुत कड़वा सच है जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। क्या होता है जब कहीं युद्ध होता है या बंटवारे में जो हुआ, जब इस तरह की वारदात होती हैं, चाहे वो तालिबान अफ़गानिस्तान में हुआ हो या किसी भी देश में हुआ हो, ये औरतों के ऊपर जो जुल्म करने की मानसिकता है, इसके पीछे क्या होता है? जी देखिए, ये जो आपने जो सवाल किया है ना, ये खुद में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत ही सिग्निफिकेंट क्वेश्चन किया है। औरतों का जब आप पूरा सिनारियो देखोगे, मैं एक्चुअली वुमेन सेंट्रिक रिसर्चर आप मुझे कह सकती हैं। मैं तकरीबन 6 से 7 सालों तक सिर्फ वुमेन के बारे में स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और मुझे ये फ़ील हुआ कि इस तरह के जो हमारे हालात बने हुए हैं, ख़ासकर क्राइम को लेके, वो ऐसा क्यों है। मेरी जो स्टडी है वो भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स पे है। मैंने उन विक्टिम्स को देखना चाहा कि क्या हमारा समाज इतना असभ्य हो चुका है कि महिलाओं को मतलब इस तरीके से आप क्या है उसकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस हो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, किस चीज़ के लिए। ये चीज़ें मुझे बहुत डरा रही थी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी जाती हूँ पब्लिक प्लेस पे, मैं भी पढ़ने जाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत डरा चुकी थी। तो मैंने फिर चूज़ किया कि इस चीज़ को समझने के लिए, और जब मैं समझने अपनी रिसर्च के दौरान चीज़ों को समझने की जब मैं कोशिश करने लगी, तो फिर तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने पार्टीशन, क्योंकि आज डिस्कशन हम कर रहे हैं पार्टीशन पे, तो पार्टीशन को समझने के लिए या फिर वुमेन के जो ट्रीटमेंट रहा है वर्ल्ड लेवल पे, ना सिर्फ हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह की बात करें, हम सिर्फ अगर वर्ल्ड लेवल की एक झलक अगर मैं बताना चाहूँगी, उसमें आप ये देखेंगी कि वर्ल्ड जो है ये कभी भी वुमेन को लेकर सपोर्टिव नहीं रहा है। जो है दुनिया का जो ट्रीटमेंट रहा है वुमेन को लेकर वो बहुत ही ख़राब रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये नोटिस करने वाली है कि जो हमारा वुमेन का जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी हमारी जो चीज़ें, जो हमारी हिस्ट्री है, हमारे साथ क्या हुआ या फिर हमारे साथ कोई अच्छी चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ों को भी बहुत ही पुअरली डॉक्यूमेंट किया गया है। यानी हमें डेटा की बहुत कमी है। अब जैसे वर्ल्ड की बात कर लें या वॉर की अगर आज हम बात कर लें, क्योंकि पार्टीशन से पहले वॉर का थोड़ा समझ लेते हैं कि ये कैसे, जैसे इन्होंने बोला है, बिल्कुल सही बोला है कि रेप जो एक ऐसा बला है जिससे औरतें कभी उभर नहीं पाती हैं। तो ये हिस्ट्री का हमारा एक बहुत ही ब्रूटल हिस्सा रहा है। रेप क्या होता है, पहले क्या हुआ, इनिशियली जब युद्ध हुआ करते थे, ये एम्पायर बनाने के लिए, किंगडम के लिए, या फिर मोनार्की चलती थी, या फिर आप छोटी छोटी डायनेस्टी रूलर्स होते थे, तो वो कब्ज़ा किया करते थे, वॉर किया करते थे। उसमें भी सेक्सुअल स्लेवरी एक बहुत ही ब्रूटल जोन हुआ करता था। वहाँ वुमेन जो है एक मान लीजिए कोई दूसरी कंट्री या दूसरा जो एम्पायर हार गया, तो वहाँ फिर उसको स्लेव बना लिया, फिर उसके साथ कॉन्टिन्यूसली उसके साथ रेप हुआ करते थे, बच्चे प्रोड्यूस किए जाते थे। उसका रीज़न ये था कि भाई आपने वॉर किया है तो वॉर को कवर करना है, क्योंकि बहुत सारे मेल जो है उस टाइम पे जो वॉर होती थी तो वो ख़त्म हो जाया करते थे, कत्ल हो जाया करते थे। तो कैसे आप रिकवर करोगे? जो जीती हुई जो हाँ एम्पायर होती थी, वो पहले तो उन औरतों को स्लेव बनाया, स्लेव बनाने के बाद बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप ये समझ सकती थी ये कॉन्टिन्यूस रेप जो सिस्टम है हमारे वर्ल्ड लेवल पे ये चलती आ रही है। इसको भी बहुत जगह देखेंगे, अब तो कुछ हिस्ट्री में मिल जाता है, इनिशियली नहीं मिलती थी।
अगर इंडिया की बात करें और ख़ासकर पार्टीशन की बात करें तो पार्टीशन तो कह सकते हैं कि हमारे लिए एक काले धब्बे की तरह है, और ख़ासकर महिलाओं के पर्सपेक्टिव में मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि पार्टीशन से नुकसान तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हुआ ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है महिलाएं जो हैं वो अफेक्टेड हुई, क्योंकि इनके साथ रेप जुड़ा हुआ है, इनके साथ मोलेस्टेशन जुड़ा हुआ है, ट्रैफिकिंग जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ महिलाएं ही हैं। तो एक मैं रिसेंटली निज़ामुद्दीन दरगाह पे गई थी, वहाँ पे एक मुझे बुज़ुर्ग मिले हैं, बहुत ज़्यादा, वो अकेले बैठे हुए थे। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप ये देखें कि ये कितना ब्रूटल है। तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ बचा हुआ हूँ, मैं बांग्लादेश से इधर आया था और मेरी फैमिली में 4-5 महिलाएं थी और सबका कत्ल हुआ और रेप हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदुस्तान ने ये फेस किया है, ये हिंदुस्तानी वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन और जो बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ था उसमें भी उन लोगों ने भी काफ़ी कुछ सफ़र किया है। तो ये एक्चुअली जो है हमारा जो सोसाइटी का जो बिहेवियर है वही वुमेन को लेकर बहुत ही फेयर नहीं है, उसके लिए हमें जंग लड़नी पड़ेगी और बहुत सी औरतें लड़ रही हैं। साकिब, आप इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर रेशमा की बातों से? हाँ, रेशमा जी ने एक बहुत ज़रूरी बात कही जिस पर के सबसे पहले मेरा एकदम से ध्यान गया, डॉक्यूमेंटेशन। एज अ हिस्टोरियन, एक इतिहासकार जो है सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ढूंढता है, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम मशीन तो अभी तक बनी नहीं है इस दुनिया में, पीछे जाकर कैसे पता चले। तो जो डॉक्यूमेंटेशन की बात है, बिल्कुल सही कही कि जब हम विभाजन की बात करते हैं तो विभाजन पर आपने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी, बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन आप ये देखेंगे कि जो औरतों को लेकर जो उनके साथ ट्रीटमेंट है उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इतने मर्दों के बीच में किया है लोगों ने, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सबने थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन जो जिसे एक सबसे मजबूत डॉक्यूमेंटेशन माना जाता है, जिसे हर कोई रेफ़र करता है, रेफरेंस बुक है वो एक तरीके की, वो बेगम अनीस किदवई की ऑटोबायोग्राफी है। मतलब एक औरत ही चाहिए थी इस काम के लिए कि वो डॉक्यूमेंट करती, और आज़ादी की छांव में। हाँ, आज़ादी की छांव में। तो वो उस औरत ने किया, और उसके बाद जब वो बाद में, वो उर्दू में थी किताब, भारत में बहुत लोगों तक नहीं पहुंची, तो बाद में उसके भी बहुत बाद, अब जाकर कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले वो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट होती है, तब भी एक औरत करती है। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन मर्द औरतों पर हुए जुल्म का भी नहीं करना चाहते। मेरा पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंटेशन होगा ही नहीं अगर हिस्ट्री जो है मर्द देख रहा है तो वो इस पे ध्यान दे रहा है कि घर बर्बाद हो गया, मेरा घर जल गया है, 5 लड़के मर गए हैं, लड़की मर गई है। लेकिन रेप का जो उसका मुझे आज तक, मतलब मैं भी इस पर नहीं पहुंच पाया हूं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट तरीके से डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए था, लेकिन ये उतना डॉक्यूमेंटेड नहीं है। पहली चीज़ तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, जहाँ तक बात आती है वॉर्स की, कि वॉर्स में क्या होता है, असभ्य समाज क्या होता है। वॉर्स में औरतों का रेप हुआ है, और एक बहुत ही सीनियर वॉर स्ट्रेटेजिस्ट कह लीजिए, उन्होंने एक बार मुझे ये कहा था, कुछ समझाते हुए, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि रेप के पीछे वजह ये होती है क्योंकि सोसाइटी जो है वो हमारी इस तरीके से बनी है कि उसे अपनी इज्जत से जोड़ के देखती है, अपनी माँ को, बहन को, या अगर आप गांव के हैं तो आप गांव की दूसरी लड़कियों को अपनी बहन मानेंगे, उसके साथ कुछ होगा तो उसे अपनी इज्जत से जोड़ लेंगे। तो का असल वजह ये नहीं होती कि उन्हें उन औरतों के साथ सेक्स करना है या कुछ और करना है। असल चीज़ ये होती है, इसके सहारे वो सामने वाले का मनोबल तोड़ते हैं, ऑनर को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, वो मनोबल तोड़ रहे हैं। ये मनोबल को नुकसान पहुंचाने के लिए आर्मीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड अक्रॉस द टाइम, मतलब ये नहीं कि किसी भी वक्त पे, किसी भी समय, हमेशा से औरतों पर हमलावर होती है। और इसीलिए आप सुनते हैं, अगर पुराने लोगों से आप बात करें तो वो कहते हैं कि औरत की वजह से जंग होती है। औरत की वजह से जंग नहीं होती है। जब जंग करनी होती है तो आप औरत पे हमला करते हैं, आपको पता है सामने वाला एकदम से जवाब देगा, अब जंग होगी। तो औरत के आसपास जंग होना, ये युद्ध के मैदान से लेकर सड़क तक यही चीजें लागू होती हैं। अब लेकिन जो 47 का बंटवारा है उसमें खास चीज़ ये है कि जंग नहीं हो रही है। आप गौर कीजिए कि जंग भी नहीं हो रही है, यहाँ पर लोग इधर से उधर जा रहे हैं। इसी वजह से रामानंद सागर साहब, जिन्होंने रामायण बनाई थी, उर्दू के बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने सन 48 में एक नावल लिखा था। जब 47 में ये हो रहा था, तो क्योंकि वो खुद रिफ्यूजी थे, वो पंजाब के उधर से इधर आए, लाहौर से आए थे वो तो
उन्होंने उस ज़माने में नावल का नाम रखा था और इंसान मर गया। उनका कहना था कि इंसान मर गया, ठीक है। और उनका ये भी कहना था कि इंसान जो मर गया है, लेकिन उसके पास, क्योंकि उसे अभी तक ये पता है कि वो मर गया है, इसलिए एक जिंदा होने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक उसे कम से कम ये एहसास है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग नावल है। खैर, वो उसमें भी औरतों पर हुए जुल्म की बहुत बात हुई है। लेकिन फिर से अगर हम आए औरतों पर हुए जुल्म पर और विभाजन पर, एक चीज़ जो कि शायद ज़रूरी थी, जो नहीं हुई, दुनिया में सिर्फ 2 जगह हुई है, ये बोस्निया में हुई और ये चीज़ हुई है बांग्लादेश में। अभी रेशमा जी ने बांग्लादेश की बात करी। सन 1971 की जब जंग हुई, पाकिस्तान की आर्मी ने एक बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में औरतों के साथ रेप किए। और ये है। हाँ, और बोस्निया में भी यही था जब सिविल वॉर चली वहाँ। तो बोस्निया के जो एक बोस्निया बाद की चीज़ है, पहले 1971 आ गया था। तो 1971 में जब ये हुआ तो आमतौर पे पूरी दुनिया में आज तक ये देखा गया है कि इसे ऑनर से जोड़ दिया गया, और या तो आप अपनी जिस औरत का रेप हो गया हो आप उसे छुपा देंगे या मार देंगे या आप उसकी बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने कुछ और किया। बांग्लादेश ने उन्हें वीरांगना कहा और उन्हें फाइटर का एक स्टेटस दिया और उन्हें रिजर्वेशन दिया कि आपको जॉब में अलग से रिजर्वेशन मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे महीने के, और आपको हम सेलिब्रेट करेंगे। आप स्टेज पर आएंगे, आपको अवार्ड मिलेगा इस चीज़ का कि आप जंग के मैदान में आपने मुकाबला किया है। तो जंग के मैदान का ये जो मुकाबले का कंसेप्ट है, आप खुद सोचिए कि उन्होंने ये कहा कि आप जाकर बंदूक से लड़ रहे थे। सिर्फ ये युद्ध नहीं है, युद्ध ये भी है कि आप जो हैं जंग के मैदान में सामने वाली आर्मी आपके साथ क्या कर रही है, उस जाति को आपने सहा। कुछ ऐसा ही बोस्निया में हुआ। बोस्निया में एक इमाम थे जिन्होंने फतवा दे दिया था, उनके जो बड़े इमाम माने जाते थे, उन्होंने फतवा दे दिया था कि इस सिविल वॉर में जिस भी औरत का रेप होगा, सामने वाली आर्मी करेगी, उस औरत को मुजाहिद माना जाएगा, और अगर वो मारी जाती है तो उसे शहीद माना जाएगा। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी 2 चीज़ें हैं जो कि शायद बाकी जगह भी होनी चाहिए थी। मतलब जब हम बात करते हैं तो शायद भारत की सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए था। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जिन औरतों के साथ ये हुआ, जो 1 लाख के करीब औरतें हैं, उन्हें आप फ्रीडम फाइटर की पेंशन जैसा कुछ उनके लिए करते। बहुत सही, ताकि वो खुलकर ये बात कर सकती, और ताकि आने वाले वक्त में जब किसी औरत का रेप होता तो वो सर नीचा कर चलने की जरूरत महसूस ना करती। क्योंकि जरूरत इस बात की है कि जब हम इतना आगे बढ़ गए हैं तो हम इस बात को समझें कि होने वाला जो जुल्म है, इसमें औरत की तो कोई गलती नहीं है, तो वो उसके लिए क्यों प्रताड़ित हो, क्यों उसे सहना पड़ेगा, क्यों ये उस पर जुल्म क्यों है जी। तो उसने कोई गलती नहीं की है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो एक यातना सह रही है फिर पूरी ज़िंदगी। अभी रिसेंटली एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने फॉलो किया था, उन्हें अवार्ड भी मिला, उन्होंने फॉलो किया था जो मशहूर रेप केसेस हैं भारत के, उसमें जो सर्वाइवर्स थी उन्होंने ढूंढा जी। सारी रेप सर्वाइवर्स ने उन्हें अपना नाम बताने से कि लिखिएगा मत, कि आप ये मत लिखिएगा आपको हम कहाँ मिली। तो मथुरा रेप केस की शायद सर्वाइवर के बारे में था कि उनका ये कहना था आज वो शादीशुदा है, साथ में पति है, और उन्हें ये नहीं पता है कि उसका असली नाम क्या है, और वही उस केस की असली औरत है। और उसने उससे रिक्वेस्ट करी है कि आप ये जो फैमिली जहाँ पे मैं रहती हूँ बताइए मत। औरत को इस डर में क्यों जीना है, औरत को इस डर में क्यों जीना है? तो औरत को इस डर से निकालने की सबसे पहली चीज़ ये होनी होगी कि हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि अगर रेप होता है तो मर्द करते हैं, वो औरत नहीं करती है, वो मर्द रेप करता है। तो इसकी सज़ा सिर्फ मर्द को मिल सकती है, इसकी सज़ा औरत क्यों सहे, परिवार क्यों सहे? आपने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाते हुए इसके पीछे जो हमारे समाज का रवैया है, क्योंकि हम लोग पत्रकार होने के नाते भी लोगों से चलते फिरते भी बातें करते हैं, टैक्सी में होते हैं तो उनसे भी बातें करते हैं। मैं आपको बताती हूँ अपने 2 अनुभव कि दोनों बार, एक बार तो पार्टीशन से जो हमारे ड्राइवर जी थे वो तो विभाजन की विभीषिका जिसकी हम बात कर रहे हैं उनके परिवार ने उसको झेली हुई है खुद, और दूसरी बार उनकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ था। और जब उन्होंने ये बताया, नहीं पार्टीशन के समय नहीं, ये एक सामान्य अभी कुछ सालों पहले की बात है, और उनकी बेटी अभी किसी एक आश्रम में रह रही है, परंतु वो पूरा परिवार इससे इतना दहल गया और वो आज भी डरा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों को इसमें सज़ा हुई है तो उन्हें डर है इस बात का कि कहीं उनके परिवार पर भी हमला ना हो।
यहाँ फिर से यही बात आती है कि जिस परिवार ने इस तकलीफ़ को झेला है, जिस लड़की ने इस तकलीफ़ को झेला है, वो कहीं और अपना जीवन बिता रही है, गुमनाम तरीके से जी रही है, उसका भविष्य क्या होगा ये नहीं पता। लेकिन बांग्लादेश और बोस्निया की आपने बात की, दोनों ही जगहों पर जिस तरह से एक बोल्ड डिसीजन लिया गया, क्या हमें समाज की मानसिकता को बदलने की ज़रूरत नहीं है? यदि हम समाज की मानसिकता को बदलते हैं तो जिस तरह के क्राइम अगेंस्ट विमेन जो अभी हो रहे हैं तरह तरह से, तो वो उनके ऊपर रोक लगेगी। क्योंकि जब आप महिलाओं को इतना बोल्ड बना देंगे, जब समाज का रवैया आप उनके प्रति बदल देंगे, तो फिर उनके खिलाफ जो लोग इस तरह के जो अपराध करते हैं, उन्हें भी शायद उसमें कोई बहुत खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ठीक है, ऐसा अगर होता भी है तो। आपको क्या लगता है कि हम अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं अभी? हम अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं, लेकिन वाकई हम अभी उससे बहुत पीछे हैं। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली हम बहुत पीछे हैं। वैसे तो हम चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन असल में बहुत पीछे हैं। क्योंकि ये आपको देखना होगा कि जो हमारा जो हिंदुस्तानी जो सभ्यता रही है, वो भी बहुत ही फेयर नहीं रही है वुमेन को लेकर। चाहे आप एंशिएंट पीरियड उठा लें, मेडिवल उठा लें, मॉडर्न उठा लें, आपको कहीं भी अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना चाहा और जानना चाहा, तो आप स्टडी में यही पाएंगे कि हम जो यहाँ जो हमारी जो पूरी ये सिस्टम है, वो कभी सपोर्टिव नहीं रही है। क्योंकि पहले भी, अब मैं थोड़ी सी झलक हिस्ट्री का इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि पार्टीशन वगैरह की बात हो रही है और इंडियन हिस्ट्री को जानना और समझना वुमेन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। एंशिएंट टाइम में भी अगर आप देखोगे कि हम कहते हैं कि गोल्डन एरा था, वैदिक पीरियड था, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं कि वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं था। एजुकेशन तो हमें मिल जाती थी उस दौर में, लेकिन वुमेन का पॉलिटिकल और डोमेस्टिक कोर्स जो घरेलू जो काम होते थे वो भी वुमेन के लिए फिक्स था। मेडिवल में जब आते हैं, लेकिन उससे पहले भी जब हम लेट वैदिक पीरियड में भी देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्रूटालिटी देखने को मिलती है, जिसमें आपको पोलीगेमी है, फिर एजुकेशन बैन हो जाता है, चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो जाती है, फिर वुमेन को जो है सप्रेस कर दिया जाता है। ये सारा जो है लेट वैदिक पीरियड का है, ठीक है। जब मेडिवल में आते हैं तो फिर आप ये देखते हो कि मुस्लिम्स और इस्लाम का थोड़ा इन्फ्लुएंस आता है, मुगल्स वगैरह सल्तनत वगैरह आते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा पर्दा सिस्टम, यानी ऑलरेडी वुमेन जो है वो बर्डन में थी, फिर साथ में एक और चीज़ ऐड हो जा रही है, पर्दा सिस्टम ऐड हो जा रहा है, घूंघट सिस्टम आप कह सकते हो। उसके बाद जब आप मॉडर्न में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें वो जो सारी चीज़ें हम पीछे से लेकर आ रहे हैं वो आगे में भी कंटिन्यू हुई है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो असल आज़ादी जो हमें मिली है, क्योंकि हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, तो असल जो आज़ादी मिली है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। वुमेन के सारे राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, उसमें बहुत सारी प्रिविलेज हैं जिसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं। आज जो आपको भारतीय महिलाएं जो दिख रही हैं, आप हर प्लेटफॉर्म पे जो दिख रही हैं, उसका जो पूरा रिवॉर्ड जो जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जाता है जी, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं कि हाँ, वुमेन के साथ इतना सारा जो शोषण हो रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? दरअसल ये है कि हमारे जो सिस्टम है, ख़ासकर मैं ये बात करूँगी कि एक तो अभी तक जो जितने सारे जैसे रेप होते हैं, मॉलेस्टेशन होता है, या जो कुछ भी वुमेन के साथ घटना होती है, इंस्टेंट पनिशमेंट नहीं मिलती है जी। सर्वाइवर जो है वो स्ट्रगल कर रही है कोर्ट से घर तक। समाज का रवैया जो होता है एक विक्टिम के लिए बहुत बुरा है। सबसे पहले तो हमें समाज का रवैया, हम कहते हैं हम एजुकेटेड क्लास हैं, लेकिन जब महिला की बात आती है तो हमारी एजुकेशन कहाँ चली जाती है? हम सपोर्टिव नहीं होते हैं, कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको एज ए सर्वाइवर देखते हैं, चाहे रेप सर्वाइवर देखें या एसिड अटैक सर्वाइवर्स देखें। क्योंकि मेरा काम जो है एसिड अटैक सर्वाइवर्स पे है, तो अभी रिसेंटली मैं बात कर रही थी तो सर्वाइवर्स मुझे ये कह रही है कि समाज में आज जो भी मेरे पास आते हैं ना, वो फ़ोटो खिंचा के ले जाते हैं और उसको शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम विक्टिम के साथ हैं। वो चंद मिनट और सेकंड के लिए होते हैं। तो ये बहुत पेनफुल, ये बहुत मुझे मतलब तकलीफ दे लगा, क्योंकि वो ये कह रही है कि आप हमें एज एक सिर्फ मकसद के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए यूज़ मत करो, आप हमारे दर्द को समझो और फिर समाज का रवैया जो है हमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ले। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं जिसको हमें डील करना होगा, और समाज का जो औरतों के प्रति जो रवैया है उसको ठीक करने की सख्त ज़रूरत है जी। साकिब, जैसे डॉक्टर रेशमा ने कहा कि समाज के रवैये को बदलने की ज़रूरत है, लेकिन बांग्लादेश ने तो बहुत पहले इस चीज़ को अपना लिया, या बोस्निया ने अपना लिया, तो हम कहाँ पीछे रह गए? दूसरी बात, जब भौगोलिक बंटवारा हुआ तो भौगोलिक बंटवारे में ये महिलाओं के साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ? इतिहास के झरोखे से हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम क्यों पीछे रह गए?
हम पीछे नहीं रहे, देखा जाए तो ऐसा बहुत अच्छा वहाँ पर उसके अलावा तो नहीं हुआ। वो एक पॉइंट इन टाइम है जो कि उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की। दूसरा, जैसा कि रेशमा जी ने कहा, ये पूरी दुनिया की हालत है, यहीं की नहीं है, अमेरिका इंग्लैंड की भी यही हालत है कि रेप हो गया है, औरत परेशान है, घर मतलब बहुत कुछ है उसमें। अब जब बात आती है भौगोलिक बंटवारा हुआ, तो भौगोलिक बंटवारे में औरत के ऊपर ये जुल्म क्यों? तो आप ये समझिए कि इस बंटवारे में जो है आप प्रॉपर्टी एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आप औरत को एक प्रॉपर्टी ही मानते हैं तो आप उसे भी छीनेंगे। जैसे आप सोना छीन रहे हैं, चांदी छीन रहे हैं, ऐसे ही आपने उस औरत को भी छीनने की कोशिश की और आपने छीन भी लिया बहुत बार, ठीक है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि औरतों को छीनने की ये जो मानसिकता है, उसे प्रॉपर्टी मानने की मानसिकता है, वो हमारे अंदर, इसके ऊपर तो अलग से एक बहस हो सकती है कि क्यों है, वो कहाँ से आती है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन हाँ, फिलहाल हम विभाजन की बात कर रहे हैं, तो वो उस वक्त अपने चरम पर है, आपको लग रहा है। और उसमें भी एक और चीज़ होती है कि समाज के अलावा ये सरकारों का भी काम होता है, जो उस टाइम पर पूरे तौर पर ब्रेक डाउन कर गया था कि जैसे एक जगह से ये एक अफवाह उड़ी कि वहाँ से 10 औरतें किडनैप हुई हैं, तो दूसरी तरफ से उसके बदले की भावना होगी, फिर ये खबर कहीं पहुँचेगी तो उसकी बदले की भावना होगी, और ये चेन चलती चली जाएगी, वो कहीं रुकती नहीं है, वो ब्रेक नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा जो औरतों पर ये जो हमले हैं, दूसरा, औरतों पर ये हमले होने की एक वजह ये भी है कि औरत को कमज़ोर मानकर हमला किया जाता है। तो कमज़ोर मानकर, क्योंकि उन्हें कमज़ोर रखा गया है, उन्हें कुछ सिखाया नहीं, उन्हें घर से बाहर निकलने को दिया नहीं आपने, तो वो अपनी ज़्यादा सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा, इसमें एक चीज़ और आमतौर पर ऐड होती है जो कि लोग इतना ध्यान इस पर नहीं देते हैं, वो ये है कि बहुत बार जब ऐसे झगड़े होते हैं, बहुत बार तो वो ये तो है कि वो ये मानेंगे कि हमारी इज्जत से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत बार देखा गया है कि वो खाली जगह पर छोड़कर चले गए हैं। मतलब एक गांव से मर्द भाग गए हैं, औरतें रह गई हैं और हमला औरतों पर हो रहा है। अच्छा। ये भी हुआ है, ये पार्टीशन के वक्त काफ़ी हुआ है। तो इन चीज़ों पर भी लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि ये भी एक एंगल होता है। फिर दूसरा एंगल जो आपने खुद कहा कि मुझे ये मतलब आपने खुद एक कहानी सुनाई कि एक इंसान को ये डर था कि उसकी बहन के साथ रेप हो सकता है, उसने खुद ही उसे मार दिया। होता या नहीं होता ये तो बात की बात है, जुल्म किसने किया? जुल्म तो सामने वाले ने किया ही नहीं, वो तो घर वाले ने ही कर दिया है, वो फैमिली कर रही है। तो सिर्फ डर से, मतलब अभी औरत पर कोई जुल्म हुआ नहीं है, सिर्फ डर से उसके ऊपर जुल्म हो सकता है, ये मानसिकता जो है। और इस पर एक अलग बहस है कि इंसानों में ये मानसिकता क्यों है, और ये पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ भारत में नहीं है। लेकिन ये है कि बहुत ज़रूरी था कि विभाजन पर औरतों के साथ जो हुआ उसकी भी बात हो, क्योंकि सबकी बात हो रही है। लोग ये याद कर रहे हैं कि कितने लोग मरे, ट्रेन में लोग मर के आते थे। अभी भी एक का हमारा विजुअल चल रहा है यहाँ पर हमारे पीछे, जिसमें ट्रेन दिखाई दे रही है कि ट्रेन में कटकर लोग आते थे। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी, कभी भी आप देखेंगे, आपने ट्रेन के विजुअल्स देखे हैं, आपने एक बच्चे के विजुअल देखे हैं जो भूखा ऐसे बैठा है पुराना किला पर, विभाजन को जब दर्शाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी किसी औरत का जिसका रेप हो चुका है और वो इस तरीके से, ऐसा कोई फ़ोटो आपने अब तक नहीं देखा होगा, ये मैं आपसे बता रहा हूँ, तो आपको नहीं मिलेगा। ये डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है। बिल्कुल, जैसे साकिब ने कहा कि जब हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस वक्त उन पलों को भी याद करें जिस पीड़ा को जो है वो नारियों ने झेला है, और हम अपने आप को आत्मविश्लेषण करें, आत्ममंथन करें कि हम कहाँ पर हैं। आज जब हम औरत के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो क्या वाकई हम उसको सशक्त कर रहे हैं? अगर एम्पावरमेंट की बात करें महिलाओं की, तो सशक्त तो हो रही हैं और पहले से हुई हैं, लेकिन क्योंकि पार्टीशन की बात हो रही है, तो आप ये चीज़ गौर कर सकती हैं कि पार्टीशन औरतों ने नहीं किया। वाकई पार्टीशन में औरतों का कोई रोल नहीं था, ठीक है। आप ये देखिए, जब ये डिसाइड हो रहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लकीरें ऐसे खींची जा रही थी, वहाँ पे कितनी औरतें खड़ी थी जो ये कह रही थी कि हम इस साइड हैं, उस साइड हैं,
औरतें किसी साइड नहीं थी। औरतों से ये पूछा तक नहीं गया कि भाई आप पार्टीशन चाहते हो या नहीं चाहते हो। आपने एक लकीर खींच दी, मर्दों ने एक हुजूम बनाया और अलग कर दिया। ये लकीर हो गई पाकिस्तान की, ये हिंदुस्तान की, दोनों तरफ की औरतों ने सफ़र किया है जी। सफ़र वो कैसे किया? क्योंकि उसके साथ महिलाओं के साथ एक बच्चे भी जुड़े होते हैं। वो ख़ुद की रक्षा करने के साथ साथ अपने बच्चों की ज़्यादा रक्षा करती हैं और उसको प्रोटेक्टिव होती हैं उसको लेकर। उनको ख़ासकर ये भी होता है कि दो कम्युनिटीज़ की अगर फ़ाइट होती है, अभी आप मणिपुर का देख सकते हो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दो कम्युनिटीज़ के फ़ाइट में क्या किया? बिल्कुल, आप लड़ रहे थे अपने प्राइड के लिए, लेकिन वुमेन को एज ए टूल इस्तेमाल किया। आज भी वही मानसिकता है, यानी वही उभर के आज़ादी के कितने साल हो गए, आपकी जो मानसिकता है, जो खासकर मैं पैट्रियार्कल सोसाइटी की मानसिकता को चैलेंज कर रही हूँ कि वो बदल नहीं रही है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। वुमेन के बारे में जब पार्टीशन की आती है तो बहुत सारी, जैसे एक पाकिस्तान ने एक दास्तान करके सीरियल था, वो बहुत हिट सीरियल, और हिंदुस्तान में उसको दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का सीरियल था तो पाकिस्तान में चलिए, उसे हिंदुस्तान में बहुत से लोगों ने पसंद किया। वो सीरियल में पार्टीशन की पेन को दिखाया गया है। उस सीरियल को देखकर हिंदुस्तानी महिलाएं भी रोईं, पाकिस्तानी भी रोई, और जो इस दर्द को झेली हैं वो सब रोई। वो एक डॉक्यूमेंटेशन में कह सकती हूँ जिसने ये याद दिलाया खासकर न्यू जनरेशन को कि इस तरह की दर्द से औरतें गुजरी हैं। और जब मान लीजिए पार्टीशन के दौरान कोई औरत फंस गई और उसकी जर्नी कितनी ज़्यादा मतलब शर्मनाक थी, वॉयलेटेड थी, और कितना उसने फेस किया, वो सब मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, हर तरह की तकलीफ। एज ए वुमेन को एज ए टूल आप समझना बंद कर दें। आप राइट्स हो, पार्टीशन हो, वॉर हो, और वुमेन को कमज़ोर भी ना समझें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक मानसिकता लोगों में, ख़ासकर मर्दों में ये बनी हुई है कि महिलाओं को क्या कहते हैं कि अगर क्या करना, हराना है तो वुमेन के साथ रेप करो। वुमेन के साथ क्यों करो? जब आप रेप किसी वुमेन का करते हो तो रेप तो आपका भी हुआ है। ये एक बहुत थिन लाइन है। जब ये नहीं समझते हो कि आपने किसी विमेन के साथ उस वक्त गलत किया तो आप भी तो गलत हुए, रेप तो आपका भी हुआ है। लेकिन ये है कि विमेन को बस ये कह दिया कि भाई विक्टिम है, इसके साथ रेप हुआ है। जी साकिब, समय हमारे पास बहुत कम है। आपसे हम आज़ादी की छाँव में या फिर और इंसान मर गए में से अगर आप कुछ पंक्तियाँ अगर आपको याद हो और अगर आप कुछ अभी कह सकें। जी वर्बिटम तो मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स में मुझे इस वक्त कुछ ऐसा याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि और इंसान मर गया में शुरुआत में एक उसका प्रीफेस जो लिखा गया है उसमें ये लिखा गया है कि जब असल में वो कश्मीर में जब जंग चल रही है तब लिखी जा रही है। कश्मीर में पाकिस्तान से आर्मी घुस चुकी है, रामानंद सागर वहाँ जंग करने गए हुए हैं, साथ में ख्वाजा अहमद अब्बास लिख रहे हैं। ये ख्वाजा अहमद अब्बास भी बहुत मशहूर, वो भी जंग पर पहुँचे हुए हैं। तो उन्होंने लिखा है कि एक अंधेरा है, अंधेरे में एक कमरा है पहाड़ियों के बीच में, और मैं फ़ौज के साथ वहाँ पहुँचता हूँ। दुनिया भी ऐसा लग रहा है कि अंधेरे में है, और उसके अंदर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है एक लालटेन है जिसमें लोग बैठे हैं। उसे देखकर लग रहा है कि स्पेनिश सिविल वॉर फिर से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान के सारे बड़े अदीब और कलाकार अंदर बैठे हैं। वहाँ पर बेदी साहब थे, वहाँ पर कृष्ण चंद्र थे, ये सब राइटर थे, उर्दू के मशहूर राइटर्स हैं सब, और ये सब लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं। और वो फिर कहते हैं इस सब के बीच एक तरफ एक आदमी बैठा था जिसके पास कुछ पन्ने पड़े थे, और वो उन पन्नों से पढ़ के लोगों को सुना रहा था, और वो उस वक्त बोल रहा था और इंसान मर गया। और वो आदमी उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि एक अंधेरा है आसमान में, और उस आसमान में एक सितारा है जिसमें रोशनी है, और वो रोशनी जो है ये आदमी है, और ये रामानंद सागर था। जी उसके आगे फिर उन्होंने बताया कि कैसे। वाकई आपने बहुत ही अच्छे तरह से इसको जो है समझाया है। और अब जब हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं मानवीय मूल्यों को बचाने की, सामाजिक सौहार्द की, तो हमें एक बार फिर से याद करना चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं महिलाओं के लिए भी, जो कि हमारे समाज की स्तंभ हैं।
आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।